नमस्कार। आज हम पीटर थील की मशहूर किताब 0 to 1 पे बात करने वाले हैं। जी इसके शुरुआती अध्यायों मतलब 1 से 7 का एक सार हमारे पास है। हाँ, ये किताब इनोवेशन पर है, बिल्कुल नए विचारों के साथ। सही। तो आज का इरादा है थील की सोच को समझना, जैसे वो कंपटीशन, फ्यूचर प्लानिंग और मोनोपोली को कैसे देखते हैं। हाँ, उनके काफी अपरंपरागत विचार हैं इस पर। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो थील की सबसे बड़ी पहली बात है 0 to 1 जाना। हाँ, 0 to 1 मतलब कुछ एकदम नया बनाना। ना कि जो पहले से है उसी को बस थोड़ा बेहतर बनाना, जिसे वो 1 to n कहते हैं। सही। उनका मानना है कि तरक्की वो अपने आप नहीं होती, उसके लिए एक पक्का इरादा चाहिए, एक प्लान। हाँ, और यहीं पर उनका वो निश्चित आशावाद वाला आइडिया आता है ना, डेफिनेट ऑप्टिमिज्म। बिल्कुल सही, डेफिनेट ऑप्टिमिज्म। थील कहते हैं कि सिर्फ उम्मीद रखना काफी नहीं है, मतलब ये सोचना कि भविष्य अच्छा होगा, ये तो अनिश्चित आशावाद है। इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म। हाँ, इसके बजाय वो कहते हैं हमें एक ठोस तस्वीर चाहिए कि भविष्य कैसा बनाना है, हाँ, और उसको बनाने का एक प्लान भी। अच्छा। उनके मुताबिक आज दुनिया में इसी तयशुदा प्लान की कमी है। हाँ, वो यही मानते हैं कि आजकल ये सोच कम दिखती है। और वो 2000 के दशक के .com बबल से मिले सबक को भी चुनौती देते हैं। हाँ, बिल्कुल। जहाँ सबने सीखा था कि भाई छोटे कदम लो, लचीले बनो। हाँ, और दूसरों से बेहतर करने की कोशिश करो। थील कहते हैं नहीं, ये सब एक तरह से गलत दिशा में ले जाता है। वो कहते हैं बड़ा सोचो, पक्का प्लान बनाओ, एकाधिकार मतलब मोनोपोली बनाने का लक्ष्य रखो, और सेल्स, बेचने की कला को कभी कम मत समझो। सेल्स। ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, और उनका एक और विचार जो काफी कह सकते हैं क्रांतिकारी है, वो कौन सा? कि हर कामयाब कंपनी इसलिए कामयाब है क्योंकि वो दूसरों से अलग है। अच्छा। मतलब वो कुछ खास करती है। हाँ, जिससे वो सीधी टक्कर से बच निकलती है, अपने लिए एक नया बाजार बना लेती है, और उससे बनती है मोनोपोली। और थील के लिए ये मोनोपोली बुरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके हिसाब से तो ये अच्छी है। अच्छी कैसे? उनका तर्क है कि इसी एकाधिकार से जो मुनाफा मिलता है ना, उसी से कंपनियां लंबे समय तक चलने वाले बड़े रिसर्च कर पाती हैं, नए आविष्कार, जो शायद बहुत ज्यादा कंपटीशन में मुमकिन नहीं हो पाता। हाँ, जहां गलाकाट प्रतिस्पर्धा हो, वहां लंबे समय में किसी को खास मुनाफा नहीं मिलता, सब बस टिके रहने की कोशिश करते हैं। तो उनके हिसाब से जिसे हम नॉर्मली एक हेल्दी कंपटीशन मानते हैं, वो असल में इनोवेशन के लिए अच्छी नहीं है। ये तो काफी अलग बात है। हाँ, बिल्कुल। वो स्कूल से लेकर बिजनेस तक इसी कंपटीशन वाली मानसिकता की आलोचना करते हैं। क्यों? क्या दिक्कत है इसमें? उनका कहना है कि ये हमें एक दूसरे की नकल करने पर मजबूर करती है, मिमिक्री। अच्छा, नकल, हाँ, न कि कुछ नया सोचना। सही कहा। और ये हमारा ध्यान असल जरूरी काम से भटका देती है, मतलब कुछ मौलिक, कुछ नया बनाने से। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज को भी ज्यादा महत्व नहीं देते। जो सही, उसे ज्यादा तवज्जो नहीं देते। वो बात करते हैं लास्ट मूवर एडवांटेज की। लास्ट मूवर एडवांटेज मतलब रेस में पहला आना जरूरी नहीं है, जरूरी है आखिरी धावक बनना। आखिरी धावक यानी वो कंपनी जो टिक जाए। हाँ, जो टिक जाए और उस बाजार पर कब्जा कर ले, मोनोपोली बना ले। ओके, और इसके लिए क्या चाहिए होता है? कुछ खास चीजें, जैसे खास तकनीक, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, जो मौजूदा विकल्पों से कम 10 गुना बेहतर हो। 10 गुना? सिर्फ थोड़ा बेहतर नहीं। नहीं, फिर नेटवर्क का असर, जितने ज्यादा लोग इस्तेमाल करें उतना प्रोडक्ट बेहतर बने। फिर बड़े पैमाने पर उत्पादन की क्षमता, मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और एक मजबूत ब्रांड। कोई उदाहरण है इसका? गूगल इसका अच्छा उदाहरण है। वो पहला सर्च इंजन नहीं था। सही। पर वो टिका रहा, और आज बाजार पर उसी का दबदबा है। वो लास्ट मूवर बना एक तरह से। ये 10 गुना बेहतर वाली बात काफी दिलचस्प है। और फिर वो किस्मत के रोल को भी नकारते हैं ना। बिल्कुल। फील इस विचार को बिल्कुल खारिज करते हैं कि कामयाबी बस किस्मत की बात है। वो कहते हैं आप लॉटरी टिकट नहीं है। हाँ। उनके अनुसार एक साफ नजरिया, सोच समझकर बनाई गई योजना और काबिलियत, यही चीजें मायने रखती हैं। जैसे स्टीव जॉब्स। हाँ, वो स्टीव जॉब्स का उदाहरण अक्सर देते हैं कि कैसे एक स्पष्ट विजन से एप्पल को खड़ा किया गया। ये फिर से उनके निश्चित आशावाद वाले विचार से जुड़ जाता है। हाँ, सब बातें जुड़ी हुई लगती हैं। एकाधिकार, लास्ट मूवर, निश्चित आशावाद, इन सबको एक साथ कैसे देखें? इन सबको एक साथ लाते हुए फील एक और अहम सिद्धांत पर जोर देते हैं, पावर लॉ। पावर लॉ, ये क्या है?
इसका सीधा सा मतलब है कि अक्सर बहुत थोड़े से इनपुट या कोशिशों से ही ज्यादातर नतीजे मिलते हैं। अच्छा। मतलब 80-20 रूल जैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। वेंचर कैपिटल की दुनिया में यह खास तौर पर सच है, जहां कुछ ही गिनी चुनी कंपनियां पूरे फंड का ज्यादातर मुनाफा कमा कर देती हैं। इसलिए थील कहते हैं कि अपनी ऊर्जा हर छोटी मोटी चीज में लगाने के बजाय उन चंद बड़े मौकों को पहचानो और उन पर ध्यान लगाओ। हाँ, उन पर फोकस करो और बड़ा दाव खेलो। तो अगर हम इन शुरुआती अध्यायों का सार निकालें तो मुख्य संदेश क्या उभरता है, क्या लेना चाहिए हमें इससे? देखिए, मुख्य संदेश यही लगता है कि पारंपरिक सोच को चुनौती दो। जो सब मान रहे हैं जरूरी नहीं वो सही हो। अनिश्चित उम्मीदों के बजाय पक्के प्लान वाला आशावाद रखो। डेफिनेट ऑप्टिमिज्म। दूसरों से मुकाबला करने के बजाय एकाधिकार बनाने पर ध्यान दो। मोनोपोली क्रिएट करो। और अपनी कोशिशें सब जगह बिखेरने के बजाय पावर लॉ को समझो, उन कुछ खास चीजों पर फोकस करो जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। तो कुल मिलाकर जोर सिर्फ कंपटीशन पर नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। जोर होना चाहिए असल मायने में कुछ नया मूल्य बनाने पर, वैल्यू क्रिएशन पर। ये थी पीटर थील की 0 to 1 के शुरुआती हिस्सों से निकले कुछ अहम विचारों पर हमारी चर्चा। काफी दिलचस्प। हाँ, काफी सोचने पर मजबूर करने वाले विचार हैं। और यहाँ एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी है। क्या सवाल? कि क्या ये 0 to 1 वाली सोच, मतलब कुछ एकदम नया बनाने का नजरिया, सिर्फ टेक स्टार्टअप या बिजनेस तक ही सीमित है? अच्छा सवाल है। या इसे जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी अपनाया जा सकता है, जहां शायद कुछ मौलिक बदलाव या किसी नई शुरुआत की जरूरत हो? सोचने वाली बात है। तो आज हम पीटर थील की किताब 0 से 1 उसके अध्याय 8 से 14 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, मतलब पिछले हिस्सों में तो हमने ज्यादातर शुरुआती आइडियाज पर फोकस किया था। बिल्कुल। और अब हमारे पास इन अध्यायों का सारांश है। तो कोशिश रहेगी कि ये समझें कि थील असल में सफल और टिकाऊ कंपनियां बनाने के लिए क्या कहते हैं। सही कहा। सिर्फ एक आइडिया से आगे बढ़कर असल में चीजें बनाना। हाँ, ऐसा लगता है कि थील यहाँ एक तरह का प्लेबुक जैसा कुछ बना रहे हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बिल्कुल। और ये प्लेबुक सिर्फ क्या करें ये नहीं बताता, बल्कि उन आम गलतियों से भी बचाता है जो कंपनियां अक्सर कर बैठती हैं। तो शुरुआत करते हैं अध्याय 8 से, रहस्य। थील का कहना है कि महान कंपनियां रहस्यों पर बनी होती हैं। मतलब ऐसी जरूरी सच्चाइयां जिन पर ज्यादातर लोग या तो सहमत नहीं होते या फिर उन्हें देख ही नहीं पाते। हाँ, सीक्रेट्स। ये प्रकृति के बारे में हो सकते हैं या लोगों के बारे में। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि थील मानते हैं कि असली तरक्की, वो जो बड़ा बदलाव लाती है, वो इन्हीं अनदेखे सत्यों को खोजने और उन पर काम करने से आती है। अच्छा, तो ये सिर्फ मौजूदा चीजों को थोड़ा बेहतर बनाना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कुछ फंडामेंटली नया खोजने के बारे में है। वो कहते हैं कि समाज अक्सर ये मान लेता है कि भाई अब खोजने को कुछ बचा नहीं है। हाँ, ये सुनने में आता है। पर थील कहते हैं कि नहीं, महान अवसर इन्हीं छिपे हुए रहस्यों में है। ठीक है। फिर अध्याय 9 और 10 में वो नींव और टीम की बात करते हैं। थील इस पर बहुत जोर देते हैं कि शुरुआती फैसले कितने कितने अहम होते हैं। हाँ, जैसे सही को फाउंडर चुनना, किसकी क्या भूमिका होगी ये तय करना, इक्विटी कैसे बटेगी, ये सब। उन्होंने वो मशहूर पेपाल माफिया का उदाहरण भी दिया है, कैसे वो शुरुआती टीम के लोग बाद में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बनाने में सफल हुए। बिल्कुल। और वो कहते हैं कि बेहतरीन टीमें एक साझा मजबूत मिशन के साथ थोड़ा पंथ की तरह काम करती हैं। हाँ, वो पंथ वाली बात, उसे थोड़ा और समझाएंगे? मतलब ये शब्द थोड़ा। हाँ, देखिए, उनका मतलब यहाँ किसी अंधभक्ति से नहीं है। उनका मतलब है एक ऐसी टीम जो अपने मिशन को लेकर इतनी ज्यादा जुड़ी हुई और फोकस्ड हो कि बाहर वालों को वो जुनून जैसा लगे। अच्छा, समझ गया। और नींव की बात करें तो ये शुरुआती फैसले, लोग, ओनरशिप, कल्चर, ये लगभग पत्थर की लकीर की तरह होते हैं। मतलब बाद में बदलना मुश्किल, बहुत मुश्किल। इसीलिए थील कहते हैं कि दूसरों की संस्कृति की नकल मत करो, अपने मौलिक संस्कृति बनाओ। शुरू में ही सही करना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अध्याय 11 पर, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ थील उस आम सोच को तोड़ते हैं कि अगर आप अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं तो ग्राहक अपने आप आएंगे। हाँ, ये बहुत बड़ा मिथक है। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। उनका तर्क है कि सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट भी अगर आपके पास सही सेल्स और मार्केटिंग रणनीति नहीं है तो वो फेल हो सकता है। बिल्कुल। और इसे शुरुआत से ही आपकी योजना का हिस्सा होना चाहिए। ये कोई बाद में सोचने वाली चीज नहीं है। तो ये सिर्फ एक और काम नहीं है? नहीं, थील इसे प्रोडक्ट जितना ही या शायद कभी-कभी उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं।
कई टेक फाउंडर वो प्रोडक्ट बनाने में तो माहिर होते हैं, पर उसे ग्राहकों तक कैसे पहुंचाना है, इस रणनीति को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। थील का मैसेज साफ है, डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है, इसके बिना आपकी कंपनी शायद टिकी ही ना पाए। सही कहा। अब अध्याय 12 में थील मनुष्य और मशीन के रिश्ते पर एक अलग ही नजरिया पेश करते हैं। हाँ, आमतौर पर तो डर यही रहता है कि एआई इंसानों की नौकरियां ले लेगा, उनकी जगह ले लेगा। बिल्कुल, पर थील कहते हैं कि कंप्यूटर इंसानों के पूरक है, रिप्लेसमेंट नहीं। उन्होंने पेपाल का ही उदाहरण दिया, जहां फ्रॉड रोकने के लिए इंसानों और एआई ने मिलकर काम किया। हाँ, और पैलेंटियर का भी उदाहरण है। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो थील का नजरिया टेक्नोलॉजी के भविष्य को लेकर ज्यादा आशावादी और प्रैक्टिकल लगता है। मतलब असली ताकत इंसानों को पूरी तरह हटाने में नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंसानी क्षमताओं को और बढ़ाने में है। ये मनुष्य प्लस मशीन का तालमेल है, दोनों मिलकर कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग टेक है। फिर अध्याय 13 और 14 क्लीन टेक बबल की असफलताओं और संस्थापक विरोधाभास पर बात करते हैं। हाँ, क्लीन टेक वाला सबक तो बहुत महत्वपूर्ण है। थील बताते हैं कि कई क्लीन टेक कंपनियां क्यों फेल हुई, जैसे इंजीनियरिंग पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देना और वितरण जैसे जरूरी पहलुओं को अनदेखा कर देना। बिल्कुल, और फिर उन्होंने इसकी तुलना टेस्ला की सफलता से की। टेस्ला ने सिर्फ एक बेहतर प्रोडक्ट नहीं बनाया, हाँ, बल्कि वितरण, ब्रांडिंग, रणनीति, हर चीज पर पूरा ध्यान दिया। ये दिखाता है कि सिर्फ एक अच्छा इरादा या बड़ा सपना काफी नहीं है। सफलता के लिए एक पूरी योजना, सही टीम और उसे अमल में लाने की रणनीति चाहिए। और वो संस्थापक विरोधाभास वाली बात, हाँ, वो भी दिलचस्प है। थील कहते हैं कि संस्थापक अक्सर बहुत दूरदर्शी और जुनूनी होते हैं, जो जरूरी भी है, लेकिन यही गुण कभी-कभी हर्ट या जमीनी हकीकत से थोड़ी दूरी का रूप भी ले सकता है, जैसे स्टीव जॉब्स या एलन मस्क के बारे में कहा जाता है। हाँ, कुछ वैसे ही। तो ये एक जरूरी सवाल उठाता है कि कैसे एक संस्थापक अपनी विजन को बनाए रखते हुए भी प्रैक्टिकल और जिम्मेदार रह सकता है। संतुलन कैसे साधा जाए। तो कुल मिलाकर इन अध्यायों का सार क्या निकलता है? ऐसा लगता है थील हमें दिखा रहे हैं कि एक आइडिया को एक टिकाऊ बिजनेस में बदलने के लिए क्या-क्या जरूरी है। अनदेखे अवसर यानी रहस्य खोजना, मजबूत नींव रखना, पैशनेट टीम बनाना, वितरण को गंभीरता से लेना, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना, और हाँ, संतुलित लीडरशिप देना। संक्षेप में कहें तो थील जानबूझकर, सोच समझकर कदम उठाने पर जोर देते हैं, दिखावे के बजाय असल काम पर ध्यान देना, और ऐसी संरचनाएं बनाना जो समय के साथ टिक सकें और बढ़ सकें। ये सिर्फ शुरू करने के बारे में नहीं है, ये स्थायी मूल्य बनाने के बारे में है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा के बाद थील के रहस्यों वाले आइडिया पर वापस सोचते हुए सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस जानकारी के आधार पर वो कौन सा अनदेखा रहस्य या अवसर हो सकता है जिस पर आज बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो शायद भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।